गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से लेंस और दर्पण काम करती हैं, हम उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह से हम लोग प्रकाश को अववर्तित या परावर्तित करते हैं। तो अभी आप पढ़ चुके हैं। अब आपका अगला लेसन है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आपका अगला लेसन है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो आपको पता है कि हम किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रिय जिसको आप कहते हैं दृष्टि यानी कि नेत्रों का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए, किसी भी वस्तु को अगर आपको पता लगाना है तो आप क्या करते हैं, अगर आपका आंख बंद करके देखोगे तो महसूस कर सकते हो कि कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, उसकी आकृति कैसी है। लेकिन अगर उसके रंग का पता लगाना है तो आपको वस्तु को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे कि उस वस्तु का कलर क्या है, रंग क्या है। अतः रंग देखने के लिए हम लोग वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्रों का यूज करते हैं। अब मानव नेत्र जो है वो एक पांच ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय भी है, क्योंकि मानव नेत्र नहीं होगा अगर तो आपको पता वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे और आपको सारी वस्तुएं वो ब्लैक दिखेंगी यानी अंधकारमय हो जाएंगी। तो ऐसे लोग आप सोचिए जिनके नेत्र नहीं होते हैं, तो मतलब क्या होता है, वो क्या वस्तुओं को समझते नहीं होंगे। वो समझते हैं लेकिन कैसे समझते होंगे, वो उनके केवल महसूस कर सकते हैं कि ये वस्तु, जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड है तो पानी होगा और अगर ठोस है तो केवल छू कर महसूस करते होंगे कि ये क्या है। लेकिन अगर वस्तु का सही ज्ञान, उसका सही रंग, सही कलर, सही साइज अच्छे से पता लगाना होगा तो हमें नेत्र चाहिए। अब मानव नेत्र भगवान या प्रकृति द्वारा इतनी महत्वपूर्ण वस्तु या महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर जिसके नहीं होंगे तो वो सोचे कितना मतलब परेशान होता होगा। अब मानव नेत्र वर्क कैसे करता है यानी कार्य कैसे करता है, आज हम लोग वो समझेंगे। तो मानव नेत्र जो है एक गोलक होता है। मानव नेत्र हमारा एक गोलक होता है और इस गोलक में जो आपकी आंख है वो तो आपको केवल बाहर से दिखती है, लेकिन इसके भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जिसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखो, मानव नेत्र क्या है, एक गोलक है। अब एक चीज और, जैसे कि आपको पता है, आपने कैमरे देखे होंगे, तो कैमरे का जब ढक्कन खुलता है, बाहर का शटर खुलती है कैमरे की, तभी कैमरा ऑन होता है। तो कैमरे में क्या होती है, पिक्चर्स रिकॉर्ड होती हैं, आपने देखा होगा। उसी तरह मानव का जो पलक है, ये जो पलक दिखाई दे रही है, ये जो हमारी पलक होती है, वो भी एक शटर का कार्य करती है। जब ये पलक खुलती है तभी हमें सामने की पिक्चर क्या होती है, हमारे दृष्टि पटल पर बनती है। अगर ये पलक हम बंद कर दे तो हमें अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। मतलब सीधा सा साफ है कि मानव नेत्र एक कैमरे की तरह है। और मानव नेत्र में जो हम क्या करते हैं कि जितनी वस्तुएं दिखती हैं तो हमें कलरफुल दिखती है, हम उसकी कल्पना करते हैं, यार ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी। और उसके रंग देखते हैं तो कितने मतलब आश्चर्यचकित होते हैं, मतलब कितना अच्छा कलर है, इंद्रधनुष देखते हैं, पानी का रंग हरा नीला देखते हैं, समुद्रों में जाते हैं दूर दूर पर्वत देखते हैं। तो मानव नेत्र में मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब बात आती है मानव नेत्र के बारे में, तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो पहली स्थिति देखिए, ये आपका मानव नेत्र है जो बाहर से छोटा सा दिखता है लेकिन है बड़ा। तो ये मानव नेत्र का गोलक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मानव नेत्र का क्या है, गोलक। और इसका जो व्यास होता है लगभग, इसका व्यास लगभग या त्रिज्या कह दो 2.3 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। मानव नेत्र की जो त्रिज्या होती है लगभग होती है, वो आपकी होती है, व्यास कह दीजिए, सॉरी, इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग। कितना होता है, मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ये व्यास जो है गोलक का। अब यहां पर बहुत सारे पार्ट मैंने आपको बताए हैं, मैं एक एक करके आपको इसकी व्याख्या करूंगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहला है आपका दृढ़ पटल क्या है। तो देखो, दृढ़ पटल जिसको कहते हैं कठोर। तो देखो, कठोर ऊतकों से मिलकर बना हुआ कठोर परत, वो कठोर परत जो मानव नेत्र के अंदरूनी भाग, जो कोमल अंग है, उसकी सुरक्षा करती है। ध्यान रखिएगा, दृढ़ पटल जो व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, ये कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, जो कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। दृढ़ पटल जो व्हाइट कलर का होता है और कठोर ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये जो सबसे बाहरी परत आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, ये सबसे बाहरी परत आपको दिख रही है, वो है दृढ़ पटल। ये क्या करती है, मानव के कोमल अंगों की रक्षा करती है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट, श्वेत होता है।
श्वेत कलर का होता है। ये कैसा होता है? श्वेत कलर का। उसके नीचे आ जाइए, देखो पहली आपकी हो गई दृढ़ पटल जो मानव के कोमल अंगों की रक्षा करती है और जो व्हाइट होता है। उसके नीचे सेकंड लेयर आपको ये वाली दिख रही है, इसे कहते हैं रक्तक पटल या कोरोइड। रक्तक पटल या कोरोइड ये ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? ये जो आपकी दिख रही है सेकंड नंबर पे जो सेकंड लेयर दिख रही है वो है आपकी रक्तक पटल, ये काले रंग की होती है। क्यों होती है काले रंग की? तो इसका भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? प्रकाश की संपूर्ण मात्रा को अवशोषित कर लेती है और इससे बाहर प्रकाश नहीं जा पाता है। तो ये आपकी जो सेकंड लेयर दिख रही है, ये दूसरे नंबर वाली, ये कहलाती है आपकी रक्तक पटल। और इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की सारी मात्रा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, इसके पार प्रकाश नहीं जा पाता है। और ब्लैक है तो आपको पता है काला रंग क्या करता है? प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। तो ये भी ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है, एक मतलब आपकी संरचना ही है एक तरह से। और ये ब्लैक होती है, काले रंग की होती है और ये प्रकाश की मात्रा को क्या कर लेती है? ऑब्जर्व कर लेती है, इसके पार प्रकाश नहीं जा पाता है। इसके बाद तीसरे नंबर की जो आपको लेयर दिख रही है ये वाली थर्ड नंबर वाली, इसे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि पटल या आपकी रेटिना। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है, जहां पर आप देखते हैं वस्तु को, जहां पर वस्तु का मतलब प्रतिबिंब आपको दिखता है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो देखो पहली जो लेयर थी वो थी कठोर ऊतकों से मिलकर, दृढ़ ऊतकों से मिलकर बनी हुई श्वेत रंग की, सफेद रंग की दृढ़ पटल जो क्या करती है? जो मानव के भीतरी जो छोटे अंग होते हैं उसकी सुरक्षा करती है। उसकी दूसरी लेयर होती है रक्तक पटल या कोरोइड जो काले रंग की होती है। जब रेटिना से होकर प्रकाश आगे की तरफ जाता है, थोड़ा सा भी आगे की तरफ बढ़ाता है, तो वो सारा का सारा किस पर ऑब्जर्व हो जाएगा? वो रक्तक पटल पर ऑब्जर्व हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है दृष्टि पटल या रेटिना। थर्ड नंबर पर आती है दृष्टि पटल या रेटिना जो कई प्रकाश तंत्रिकाओं से मिलकर जुड़ी हुई होती है। देखो ये प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, इसी से ये कनेक्टेड होती हैं, पूरी की पूरी इसी से क्या होती है? कनेक्टेड होती हैं। तो बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा आपका मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो सारा का सारा मदरबोर्ड में बहुत सारे वायर्स डले होते हैं, छोटे छोटे वायर्स डले होते हैं, तार डले होते हैं, वो एक जगह से कनेक्टेड होते हैं और वहीं से पूरा सिस्टम होता है और वो मदरबोर्ड काम करता है। वैसे ही हमारा नेत्र का जो मदरबोर्ड है वो है आपका रेटिना और उससे ये कनेक्टेड है ये बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाएं। ठीक है, तो रेटिना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेटिना पर ही मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखिएगा। रेटिना पर ही मानव नेत्र का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है ये। देखिएगा दृष्टि पटल पर ही मानव नेत्र का छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब वस्तु कितनी भी बड़ी हो लेकिन नेत्र में वो बहुत छोटी सी बनती है। वस्तु जितनी चाहे बड़ी हो लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। और रेटिना पर ही हमें रंगों का ज्ञान भी हो जाता है, किस तरह से कितने कौन सा रंग होगा, कौन सा कलर होगा। अब आगे आइए, तो रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं पीत बिंदु, सबसे चमकीला बिंदु जिसको कहते हैं। देखो रेटिना पर एक बिंदु होता है जो सबसे ज्यादा प्रकाश से चमकदार होता है, उसे कहते हैं पीत बिंदु। क्योंकि ये येलो रंग का होता है, हल्का सा, क्योंकि येलो रंग इसलिए होता है प्रकाश के कारण इसका रंग थोड़ा सा पीला होता है, लेकिन ये पीत बिंदु कहते हैं, ये सबसे चमकदार होता है। अब दृष्टि पटल से जुड़ी हुई है आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि तंत्रिकाएं या दृक तंत्रिकाएं कहते हैं इन्हें। दृष्टि तंत्रिकाओं बोलो, प्रकाश नालिकाएं बोलो, चाहे दृक तंत्रिकाएं बोलो, चाहे प्रकाश तंत्रिकाएं, कुछ भी बोलो, लेकिन रेटिना से कनेक्टेड होती हैं आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो इसको जो आपका कनेक्शन है वो आपका सीधा किससे है? इन दृष्टि तंत्रिकाओं का कनेक्शन है आपके माइंड से, यानी मस्तिष्क से। ये जुड़ी किससे होती है? मस्तिष्क से। तो क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो सीधा आपके कहाँ चला जाता है? बिल्कुल सेकंड के 10वें भाग में, यानी 1/10, यानी कि सेकंड के 10वें भाग से भी कम समय में आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है और वस्तु का सही रंग रूप ज्ञान आपको पता चल जाता है। इसके कारण दृष्टि तंत्रिकाओं के कारण। एक बार फिर से देखो, पहली परत की आपकी दृढ़ पटल जो व्हाइट कलर की होती है, सफेद रंग की होती है, झिल्ली होती है, जो सूक्ष्म होती है और कठोर होती है, जो क्या करती है? मानव नेत्र की कोमल अंगों की रक्षा करती है। दूसरी है काले रंग की ब्लैक कलर की कोरोइड या रक्तक पटल। ये ब्लैक होती है क्यों? क्योंकि ये रेटिना से आने वाले प्रकाश को क्या कर लेती है? ऑब्जर्व कर लेती है। तीसरी है आपकी रेटिना या दृष्टि पटल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, उल्टा, वास्तविक, बिल्कुल छोटा सा बनता है, अभी मैं बताऊंगा।
बिल्कुल छोटा और छोटे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे मैंने बताया था वास्तविक युग में। अब दृष्टि पटल के बीच में एक पीत बिंदु आता है, सबसे चमकीला बिंदु जिसको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा चमकदार होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए सबसे ज्यादा चमकदार बिंदु क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन में रेटिना आ रहा तो रेटिना चमकदार होती है, लेकिन अगर रेटिना ना आके पीत बिंदु ऑप्शन में आता है तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, पीत बिंदु बहुत चमकदार होता है। अब रेटिना से जुड़ी हुई होती है, क्या होती है, प्रकाश तंत्रिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यही तो बताती है मानव मस्तिष्क को भाई ये वस्तु गधा है कि घोड़ा है कि नहीं। यही तो बताती है कि हाथी है कि शेर है, यही तो बताती है कि वो हरा है या लाल है। ये क्या करती है, ये मानव नेत्र का सही बिल्कुल सटीक प्रतिबिंब, वस्तु का आकार, साइज, रंग, सबका ज्ञान कहाँ पहुंचाएंगी, कहाँ पहुंचाएंगी, माइंड में। क्यों, कहाँ से जुड़ी है, रेटिना से जुड़ी हुई होती है और सीधा कनेक्शन होता है। और कब 0.1 मतलब सेकंड से भी 10वें भाग में 0.1 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा कि मस्तिष्क में ये वस्तु क्या है। अब यहां तक का पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब इन दृष्टि तंत्रिकाओं के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है, वो है आपका अंध बिंदु। दृष्टि तंत्रिकाओं के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे आप कहते हैं अंध बिंदु। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश सुग्राही नहीं होता है, ये यहाँ पर प्रकाश की मात्रा शून्य होती है, यानी प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता यहाँ पे। तो यहाँ पर जहां ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की मात्रा कहाँ शून्य होती है, तो अंध बिंदु, अंध माने अंधा माने ब्लैक। तो यहाँ पर एक तरह से ये कह दो कि यहाँ पर प्रकाश शून्य होता है, होता ही नहीं है। तो प्रकाश की मात्रा जहाँ शून्य होती है वो अंध बिंदु है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं आगे, प्रकाश यहां से प्रवेश करता है, प्रकाश सामने से प्रवेश करता है तो सबसे पहला भाग आता है आपका कॉर्निया। प्रकाश सामने से प्रवेश करता है तो ये जो आपको उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग, ये कहलाती है कॉर्निया। प्रकाश सामने से ही प्रवेश करता है तो नेत्र गोलक का जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाती है, कॉर्निया। ये पारदर्शी होती है। क्यों होती है, अगर पारदर्शी नहीं होगी तो प्रकाश अंदर कैसे जाएगा, और अंदर जाएगा नहीं तो नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब एक चीज, अब सोचिए व्यक्ति अंधे क्यों होते होंगे, क्योंकि उनकी कॉर्निया नहीं होती होगी या उनकी कॉर्निया खराब होती होगी, तभी उनको वस्तु में दिखाई नहीं देती होंगी, क्योंकि प्रकाश अंदर नहीं जा पाता होगा, रेटिना पर नहीं पहुंच पाता होगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनता होगा, और प्रतिबिंब नहीं बनता होगा तो सीधी सी बात है उसको वस्तु दिखाई नहीं देती होगी, तो वो अंधा कहलाएगा। तो वही चीज है कि प्रकाश का सामने से जो आता है आपका वो सीधा प्रवेश करता है कॉर्निया पर। कॉर्निया होती है आपकी पारदर्शी। कैसी होती है, कॉर्निया पारदर्शी होती है। नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग जो है वो होती है कॉर्निया, सूक्ष्म ऊतकों से मिलकर बनती है और ये पारदर्शी होती है, क्योंकि प्रकाश को यहीं से आपको एंट्री देती है। मतलब ये एक तरह से प्रकाश के लिए गेट का काम करता है। गेट का समझते हो, एंट्री देता है प्रकाश को कि जाओ भाई अंदर ही चले जाओ, और जिसकी नहीं होगी तो वो कहां से अंदर जाएगा। तो प्रकाश का उभरा हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कॉर्निया। ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। अब अंदर आते हैं तो अंदर सबसे दूसरे नंबर पे मिलती है आपको आइरिस। ये रंगीन होती है, कलरफुल होती है। देखो किसी की आंखें लाल होती हैं, किसी की नीली होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की भूरी होती है, किसी का, वही तो आइरिस है जो आपकी ये दिखाई देती है। ये जो स्पष्ट मतलब आप जब देखते हैं नीली आंखें, ये तो आइरिस है, ये कलरफुल होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आइरिस है, ये आपकी क्या है, आइरिस। देखो प्रकाश कहाँ एंट्री करता है, कॉर्निया पर। प्रकाश कहाँ पर एंट्री करता है, कॉर्निया पर। कॉर्निया पारदर्शी होती है, अभी तो प्रकाश अंदर। उसके बाद आती है आइरिस। उसके बाद क्या आती है आपकी आइरिस। आइरिस रंगीन होती है लेकिन अपारदर्शी होती है। आइरिस रंगीन तो होती है लेकिन कैसी होती है, अपारदर्शी। मतलब प्रकाश इसमें से होकर नहीं पार नहीं जा सकता प्रकाश इसके। तो आइरिस हो गई, समझ में आ गया। आइरिस कैसे होती है, कलरफुल। मैंने क्या बताया था, जिनकी आंखें नीली भूरी पीली होती हैं वो आइरिस की वजह से होती हैं। जो आप देखते हैं कि आंखें कहते काली है, बीच में सफेद सा धब्बा है, ये देखो आइरिस ही तो है वो आपकी। तो ये जो आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आइरिस का। किसका है, आइरिस। ये कलरफुल होती है। और आइरिस के बीच में छोटा सा एक बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे आप कहते हैं पुतली। जिसे आप क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इस आइरिस और आइरिस के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है। आइरिस कैसी होती है, रंगीन होती है, कलरफुल होती है, लेकिन अपारदर्शी भी होती है। आइरिस के बीच में छोटा सा बिंदु होता है, एक पुतली जिसको आप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी सी हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश तीव्र होता है, जैसे धूप में आप जाते हैं, देखो प्रकाश बहुत तेज होता है,
आप धूप में जाते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुतली का यही तो काम है, समायोजन। ये क्या करती है? अपने आप को सिकोड़ लेती है, तो पुतली जो है सिकुड़ जाती है। लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में जाती हैं तो आपकी यही पुतली फैलकर थोड़ी सी कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ये पुतली का समायोजन भी कहलाता है। पूछा जाता है पुतली का समायोजन क्या है? तो जब क्या होता है, कोई व्यक्ति धूप में जाए या आप कहें सूर्य की तरफ देखे, तो क्या तेज प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। और अगर वो अंधेरे कमरे में जाता है तो वस्तु को देखने के लिए वो पुतली जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? बड़ी होती जाती है। इसे कहा जाता है पुतली का समायोजन। क्या कहते हैं? पुतली का समायोजन। अब पुतली के पीछे आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये कहलाता है नेत्र लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुतली के पीछे आप देखेंगे तो ये जो कहला रहा है, ये हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा है वो है आपका नेत्र लेंस। ये जो दिख रहा है वो क्या है? नेत्र लेंस, जो ऊतकों से मिलकर बना होता है और द्विउत्तल होता है। लेकिन एक पृष्ठ जो है वो ज्यादा वक्राकार होता है और दूसरा पृष्ठ कम वक्राकार। मतलब ऐसा होता है, एक तरफ आपका ज्यादा रहेगा, दूसरी तरफ थोड़ा सा कम वक्राकार। मतलब ये ज्यादा वक्राकार है, ये अधिक वक्राकार है, इस तरफ का ये कम होता है। इस तरह से होता है ये। तो देखिए, ये हिस्सा जो आपका है वो ज्यादा वक्राकार रहेगा और ये थोड़ा सा कम वक्राकार रहेगा। ये नेत्र लेंस है और ये किससे मिलकर बना होता है? देखिए, ये आपका नेत्र लेंस है, ये द्विऊतकों से मिलकर बना होता है। मतलब ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसका वर्तनांक लगभग 1.33 के समथिंग रहता है। इसका वर्तनांक लगभग 1.33 के समथिंग रहता है, समथिंग, ठीक है। या आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आप देख के बता देंगे एक बार और, तो इसका वर्तनांक 1.33 के समथिंग रहता है। एक बार चेक क्लियर है? देखो, तो दोनों आइरिस के बीच में पुतली होती है। अब पुतली का मैंने क्या बताया? पुतली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है पुतली इंपॉर्टेंट? पुतली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है? तीव्र प्रकाश में छोटी हो जाती है और अधिक प्रकाश में, मतलब ज्यादा छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली का समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली का। अब पुतली के पीछे मैंने क्या बताया? नेत्र लेंस होता है आपका। अब नेत्र लेंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊतकों से मिलकर बना होता है और इसका अवर्तनांक 1.33 नहीं होता है, इसका अवर्तनांक होता है 1.44। इसका अवर्तनांक होता है 1.33 नहीं होता है, 1.44 होता है। ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसका एक भाग ज्यादा वक्रीय होता है और एक भाग कम वक्रीय होता है। और प्रकाश यहीं से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस करता है। दूर से अनंत से आने वाला प्रकाश या कहीं से भी आने वाला प्रकाश, निकट बिंदु से आने वाला प्रकाश इस लेंस से ही क्या होता है? अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस करता है। यहां से आएगा तो ये रेटिना पे जाके मिलेगा, यहां से आएगा तो कहां मिलेगा? रेटिना पर जाकर मिलता है। अनंत बिंदु से आने वाला प्रकाश कहां से? दूर से आने वाला प्रकाश कहां से? लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस है, उत्तल है, उत्तल क्या करता है? मुख की तरफ मुड़ता है। तो यहाँ दूर से आने वाला प्रकाश कहां मिलेगा? सीधा दृष्टि पटल या रेटिना पर आकर मिलता है। अब ये जो आपको दिख रही है, ये जो नेत्र लेंस को पकड़े हुए हैं, तो नेत्र लेंस को जो थामे हुए, जकड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं पचमाभी या सिलियारी पेशियाएं। पचमाभी या सिलियारी पेशियाएं। नेत्र लेंस को जो पकड़े हुए हैं इन्हें कहते हैं सिलियरी पेशियां। क्या होता है? जब आप क्या करते हैं? दूर बिंदु को देखते हैं तो ये पेशियां फैल जाती हैं। जब आप दूर की वस्तु को देखते हैं, पतंग को देखते हैं, आप चांद तारों को देखते हैं, तो ये पेशियां क्या होती? फैल जाती। तो नेत्र लेंस थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो दूर से आने वाला प्रकाश सीधा रेटिना पर फोकस होता है। दूर से आने वाला प्रकाश सीधा रेटिना और वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन जाता है। लेकिन जब आप निकट वस्तु को देखते हैं तो निकट बिंदु से आने वाली किरणें जो है, निकट हमारे कोई पास की वस्तु, जैसे मैं इतनी पास से इसको देख रहा हूं, तो निकट बिंदु से आने वाला प्रकाश जो है वो जब नेत्रों में पड़ता है तो हमारी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यही पेशियां जो है वो क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, स्वतः ही सिकुड़ जाती हैं। जिससे क्या होता है? सिकुड़ने से नेत्र गोलक जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है नेत्र गोलक। देखो, जब दूर की वस्तु को देखते हैं, ध्यान रखिए, जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी पेशियां शिथिल हो जाती हैं, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं। तो नेत्र गोलक का जो व्यास है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। नेत्र लेंस जो हमारा है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिससे प्रकाश नेत्र में पड़ता है और रेटिना पर फोकस हो जाता है। लेकिन जब पास की वस्तु को हम देखते हैं तो पास से आने वाली प्रकाश किरणें हैं तो फिर आएंगे वो नेत्र पर पड़ेंगे तो नेत्र लेंस पर भी जाएंगे। तो सिलियरी पेशियां क्या होती हैं? थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, तो नेत्र लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है। हल्का सा मोटा होने से जो इसका गोलक का जो नेत्र गोलक है, जो आपका नेत्र लेंस है, उसका व्यास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब व्यास बढ़ेगा तो दूर से आने वाली प्रकाश फिर से कहां पर फोकस कर देगा? वो रेटिना पर।
इस तरह से जब नेत्र लेंस द्वारा स्वतः ही अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखो, नेत्र गोलक है, ये पश्चमाभी पेशियां हैं। अगर दूर से आ रही प्रकाश किरणें दूर से आ रही तो ये थोड़ी सी शिथिल हो जाएंगी, तो ये लेंस पतला हो जाएगा। और जब पास से आ रही होगी तो ये थोड़ी और सिकुड़ जाएंगी। शिथिल मान समझते हो, ढीली पड़ जाना। और जब सिकुड़ जाती है तो थोड़ी छोटी हो जाती है, तो नेत्र लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अब नेत्र लेंस द्वारा स्वतः ही अपनी फोकस दूरी को घटाकर बढ़ाकर रेटिना पर फोकस करने का काम किया जाता है। नेत्र लेंस द्वारा स्वतः ही अपने आप ही खुद ही क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी को, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है। तो इस तरह नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने के लिए जो घटाना बढ़ाना होता है, फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब आप ये पॉइंट दिख रहे होंगे, ये डॉट डॉट करके जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं जलीय कचाप द्रव। क्या होता है कि आपने देखा, जिसको आप आंसू भी कहते हैं, आंसू मतलब टीयर जिसको कहते हैं, वो वही है। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस में प्रकाश का अपवर्तन जलीय कचाप द्रव से भी होता है और इसका अपवर्तनांक 1.3 डिग्री होता है। क्योंकि प्रकाश इससे भी अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस होता है, प्रकाश इससे भी अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस होता है। तो ये आपका है क्या? अब पश्चमाभी पेशियां क्या है? अब पश्चमाभी पेशियों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका ये क्या होता है, दोष होते हैं, जितना भी आपको जैसे चश्मा लग जाता है, तो किसके कारण? इन पश्चमाभी पेशियों के कारण। अगर पश्चमाभी पेशियां ठीक से वर्क ना करें, ठीक से कार्य ना करें, तो आपका नेत्र जो है, नेत्र लेंस जो है, यानी ये जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खिसक जाएगा या थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। और जब नेत्र लेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है देखने में थोड़ी सी मतलब अक्षमता बढ़ जाती है, तब आप चश्मे का यूज करते हैं। तो ये आपके पूरी नेत्र की कार्यविधि थी। अब ये ऊपरी पलक है और ये निचली पलक मैंने बनाई थी, तो आपको पता है इसका काम क्या है। काम पता चल गया कि जब पलक खोलेंगे तभी आपको वस्तु दिखाई देगी, जब पलक बंद कर लेंगे तो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। अब हम लोग देखेंगे नेत्र में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, अब हम लोग देखेंगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, तो ये आपका मानव नेत्र है और ये वस्तु रखी है, ये आपका मानव नेत्र, ये वस्तु रखी है। क्या होता है, दूर बिंदु से आने वाला प्रकाश, दूर बिंदु से आने वाला प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, रेटिना पर पड़ते हुए नेत्र लेंस से होकर कहां फोकस होता है, ये रेटिना पर फोकस हो जाता है। दूर बिंदु से आने वाला जो प्रकाश है वो क्या होता है, रेटिना पर फोकस हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे सेंटर वाली सीधी, ये ऐसे या ऐसे भी दे सकते हैं आप। ये जो ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, सेंटर वाली सीधी निकल जाती है, और ये तो ये जो है वो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। देखो, दूर बिंदु से आने वाला प्रकाश अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस होता है। देखो, ये एक चित्र तो ये था, आपको रियल चित्र बता रहे हैं। मान लो ये लेंस ऐसे होता और ये आपकी मुख ये वस्तु रखी है, तो दूर से आने वाला प्रकाश कहां, देखो उत्तर लेंस है तो ये फोकस की तरफ, सेंटर वाली जैसी थी वैसी। तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, देखो जैसे ये लाइन जाके छोटी सी वस्तु यहाँ पर रेटिना पर फोकस होती है, वैसे ही उसका ये रियल अगर आपको दिखाना तो ये रूप हो सकता है। क्योंकि देखो, ये गोलक हो जाएगा आपका इस तरह से, ऐसे रहेगा, ये इस तरह से रहेगा ये। तो देखो, दूर से आने वाला प्रकाश लेंस से अपवर्तित होकर कहां, रेटिना पर फोकस होता है। प्रकाश केंद्र से, प्रकाश से केंद्र सीधी निकल जाती है। आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये आपका छोटा सा क्या बन गया, एक प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया, एक छोटा सा प्रतिबिंब। देखो क्या होता है, आपको एक फिर से समझा रहे हैं। जब आपकी पलकें खुलती हैं तो प्रकाश क्या होता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है। और आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली से होकर प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर नेत्र लेंस में जाएगा तो लेंस का काम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन करना। नेत्र लेंस का काम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन करना। तो जब ये प्रकाश अंदर जाएगा, यहाँ पुतली से होकर नियंत्रित होगा,
और जब अंदर जाकर नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होगा तो ये रेटिना पर फोकस हो जाएगा। और रेटिना पर आप देखेंगे वस्तु का, ये देखिए रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा, छोटा, वस्तु बड़ी है तो देखो ये प्रकाश किरण गई, अपवर्तित हो गई, सेंटर वाली सीधी निकल गई, फोकस से जाने वाली मुख अक्ष के समांतर हो गई, तो ये छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु बड़ी है तो छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ये मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। एक बार फिर से देखो, जब कॉर्निया द्वारा प्रकाश पलक खुलने पर, पलक तो मैंने बताया शटर की तरह, जब कॉर्निया द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है तो आइरिस प्रकाश को थोड़ा सा नियंत्रित कर देती है, अधिक प्रकाश प्रवेश ना कर पाए। फिर पुतली द्वारा नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और नेत्र प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या होता है कि ये प्रकाश को लेंस में पहुंचेगा, लेंस तक पहुंचेगा। अब लेंस तक पहुंचेगा तो लेंस उसको रेटिना पर फोकस करेगा, तो ये प्रकाश गया नेत्र पर पहुंचा, लेंस पर पहुंचा, ये उसने रेटिना पर फोकस कर दिया और फिर ये भी वहां पे। अब जब प्रकाश किरण यहाँ मिलेंगी तो वही तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, उल्टा और वास्तविक। तो ये आपका मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना है। अब हम लोग समंजन क्षमता और दोष बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक आपने नेत्र लेंस और उससे बनने वाला प्रतिबिंब समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या होता है, नेत्र द्वारा स्वयं ही, क्योंकि एक नेत्र द्वारा स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है और रेटिना पर नियंत्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है। नेत्र द्वारा खुद की स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है और रेटिना पर फोकस करते हैं। तो वैसे तो यही नेत्र की लेंस की क्षमता है कि जब नेत्र स्वयं क्या करता है, स्वतः ही समायोजन करता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी का समायोजन करता है और फोकस पर नियंत्रित करता है, फोकस पर मतलब रेटिना पर नियंत्रित करता है, फोकस करता है। तो उसे हमने लोग कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब बात आती है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो लेंस से लेकर रेटिना तक, ध्यान रखिएगा, लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, मानव नेत्र लेंस से लेकर उसके रेटिना तक की दूरी को फोकस दूरी, किसकी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। मानव नेत्र लेंस से लेकर उसके फोकस रेटिना, जहां पर फोकस होती है, रेटिना तक की दूरी को हम लोग कहते हैं उसकी फोकस दूरी। अब समंजन क्षमता क्या है, तो क्या होता है, जब प्रकाश प्रवेश करता है, दूर से आता है, प्रकाश बहुत दूर से आता है, दूर से प्रकाश आता है और नेत्र की ओर बढ़ता है, तो कॉर्निया से आगे बढ़ता है। जब प्रकाश दूर से आता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है, आइरिस नियंत्रित करती है और अंदर जाता है। तो आपकी ये जो पेशियां हैं, पचमावी पेशियां हैं, ये थोड़ी सी शिथिल हो जाती हैं, यानी कि ढीली पड़ जाती हैं। देखो जब प्रकाश दूर से आता है, अनंत से आता है जब प्रकाश, तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। जब ये कॉर्निया से प्रवेश करता है तो ये जो पेशियां हैं आपकी पचमावी पेशियां, सिलियरी पेशियां, ये ढीली हो जाती है, शिथिल होती है और इनके ढीले होने से नेत्र लेंस पतला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, पतला हो जाता है और पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। देखो ये पतला हो गया तो ये फोकस दूरी कम हो गई और फोकस दूरी कम हो जाती है। उसी तरह जब पास से आता है, जब पास से आती है प्रकाश किरणें, जब कहां से आती हैं, पास से आती हैं और कॉर्निया से प्रवेश करती हैं, तो ये जो पचमावी पेशियां हैं, देखो यहाँ ढीली हो गई तो पास में ये सिकुड़ जाती है, तो नेत्र लेंस का जो व्यास है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और फोकस दूरी भी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो ये कब होता है, ये स्वतः ही होता है, नेत्र लेंस स्वयं ही करता है कि कभी ये पतला हो जाता है, कभी ये ढीला हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो नेत्र लेंस द्वारा स्वयं की फोकस दूरी के लिए, वस्तु के प्रतिबिंब के लिए स्वयं की फोकस दूरी को घटाता बढ़ा रहता है। तो ये कहलाता है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। एक बार परिभाषा हम पढ़ के बता दे रहे, वह क्षमता, ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। यहां पर क्या किया उसने, अपने आप को पतला कर लिया, तो नेत्र लेंस पतला हुआ तो फोकस पे समायोजित हुआ। यहां पर उसने क्या किया, पेशियां सिकुड़ गई तो लेंस मोटा हो गया, तो भी तो नेत्र लेंस द्वारा स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है, जिसे कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आता है मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार। मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है बताइए, पूछा जाता है बहुत बार कि मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है। तो देखो हम लोग अच्छे से देखते हैं और कहां तक देख सकते हैं, यही तो हमारा दृष्टि विस्तार है। तो कहते हैं मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर
अनंत तक कहीं पर भी देख सकता है। क्यों? देखो 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर पर ऐसे अगर खड़े तो 25 सेंटीमीटर पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और अनंत तक कहां तक? हमें चांद दिखते हैं, सूरज दिखते हैं, तारा दिखता है, तारे के ऊपर की चीजें दिखती हैं, मतलब तारे के जो आसमान दिखता है, क्योंकि आसमान बहुत ऊपर है, तारे तो उससे नीचे हैं, तो हमें आसमान भी दिखता है। और हम समुद्र की तरफ जाते हैं, समुद्र के दूर दूर के तट भी दिखते हैं। तो हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं पर भी देख सकते हैं। तो मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार माना गया है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। तो हम कितना पास देख सकते हैं? हम लोग कितना पास देख सकते हैं? तो हम लोग 25 सेंटीमीटर देखते हैं। ये हमारा निकट बिंदु होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। मानव नेत्र यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं पर भी देख सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी 25 सेंटीमीटर मानी गई। मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छे से देखनी है तो आपको वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक लाना ही पड़ेगा, उससे कम दूरी पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, ये माना ही गया है। तो देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की मतलब अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको निकट बिंदु कहाँ होगा? 25 सेमी पर। और अगर वही स्वस्थ व्यक्ति है और उसका दूर बिंदु कहाँ होगा? अनंत पर। तो मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार कहां से कहां तक माना गया? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को वो देख सकता है। यही मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार माना गया है। एक बार फिर से सुन लो। देखो समझने क्षमता क्या होती है? जब मानव नेत्र की वह क्षमता जो स्वयं ही अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, उसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। वो कैसे? जब दूर से आती है प्रकाश किरणें तो लेंस पतला हो जाता है, तो पेशियां शिथिल होने से लेंस पतला हो जाता है। फोकस दूरी कम हो जाती है तो प्रकाश जो है रेटिना पर आराम से फोकस हो जाता है। उसी प्रकार जब पास से आती है प्रकाश किरणें तो लेंस की जो पेशियां हैं, लेंस को जकड़ी हुई जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसे में भी फोकस कर लेता है। तो लेंस की वह क्षमता, ये उसकी क्षमता ही एक तरह से, तो वह क्षमता जिसके द्वारा वो अपनी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है, अपनी समायोजित कर लेता है, अपने आप ही समायोजन कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है? उसकी लेंस की समंजन क्षमता। अब मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है? तो देखो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक वो कहीं पर भी देख सकता है। 25 सेंटीमीटर को स्वस्थ या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माना गया और अनंत को दूर बिंदु माना गया। पास बिंदु क्या होता है? 25 होता है और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। तो जहां से जहां तक हम लोग देखते हैं तो वहां तक की दृष्टि विस्तार मानी गई। तो हम लोग, हमारा दृष्टि विस्तार कितना हुआ? 25 से लेकर अनंत तक। अब लास्ट आता है दृष्टि दोष। तो ये हम अभी आपको थोड़ा समझाएंगे बाकी कल के वीडियो में। तो देखो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी पास की चीजें नहीं देख पाते। जैसे वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बचपन से जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ठीक से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि मानव को हो गया दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष कब होता है? जब मानव के नेत्रों में थोड़ी सी अक्षमता उत्पन्न होती है वस्तु को देखने में। तो उस दोष के निवारण और संशोधन के लिए हम लोग चश्मों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चश्मे का। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।